औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है 72 न्यूज़ जो ओवरसीज़ की आवाज़ बना है पाकिस्तान के लिए। सारी दुनिया में ओवरसीज़ की आवाज़ 72 न्यूज़ बना है और आप देख रहे हैं 6 से 7 शुएब ज़ैदी के साथ 6 से 7 का ये ख़ास प्रोग्राम, जिसमें आज का हमारा प्रोग्राम है हालात हाज़िरा। और हालात हाज़िरा में हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान के हालात में हमारे साथ ज्वाइन किया है, आज हमारे पैनल में शामिल हैं 2 मेहमान। जनाब सरफराज अहमद साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और टाइगर ग्रुप के में भी शामिल हैं। और उसके अलावा हमारे साथ दूसरे हैं मेहमान सैयद हादी हसन साहब, वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी सोशल ग्रुप के। आप सब जानते हैं कि बज़ाहिर गुफ्तगू करना चीज़ों पर बहुत आसान है, लेकिन हकीकतन पार्टीज को रिप्रेजेंट करना वो मुश्किल है। हमारे साथ 2 वो लोग बैठे हैं कि जो पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब की एक और खूबसूरत बात यह है कि सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान के वो खुद नौजवान हैं कि जिन्होंने सऊदी अरब से पाकिस्तान की क्रिकेट में एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी नुमाइंदगी की, सऊदी अरब के कैप्टन भी रहे। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि कल सारी दुनिया ने देखा कि एक बहुत बड़ा रिटायरमेंट क्रिकेट की तारीख में हुआ कि धोनी जो है वो रिटायर हुए। तो चूंकि सरफराज मेरे साथ मौजूद है, तो मैं प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं चाहूंगा कि सरफराज की इसके बारे में राय लूं। और साथ साथ में यशपाल शर्मा का भी इंतकाल हो गया है कुछ से। तो सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया 72 न्यूज़ को टाइम देने का। आप क्या समझते हैं? जी जी बोलिए। जी बोलिए। आप क्या समझते हैं इसके धोनी के रिटायरमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और 72 न्यूज़ का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकूं। असल में हम लोग जो हैं शुएब भाई, मैं धोनी के टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूं कि हम लोग वॉलंटियर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं, कुछ इशू है, एक मिनट। कंट्रोल रूम, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हेलो कंट्रोल रूम, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अरे साहब तस्वीर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से जो आपने पूछा, मैं उनके मुतल्लिक बताना चाह रहा था कि वो उसको मैं अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज में मिस्टर कूल के नाम से याद करता हूँ। एक जबरदस्त कैप्टन थे और ये वाहिद मेरे ख्याल से इंडियन स्टार होंगे और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन ये वाहिद प्लेयर एक इंडियन टीम में ऐसे आए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट पे इंडिया को चैंपियन बनाया। और ये मेरी क्रिकेट की हिस्ट्री में ये जबरदस्त कैप्टन मैंने देखा जो कि टीम को बनाना, टीम को लड़ाना जानता था। और एक ये इसका टीम से रिटायरमेंट ले जाना, अब इंडियन टीम को इतनी जल्दी या इतनी आसानी से ऐसा विकेट कीपर, बैट्समैन और इतना स्मार्ट कैप्टन नहीं मिलने वाला। आप देखें ना, उन तीनों फॉर्मेट में उसका रन एवरेज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली उसने 17,000 के करीब रन बनाए। तो ये एक जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और इसी तरह उसका विकेट कीपिंग एक्सीलेंट उसका टैलेंट था। अब सरफराज भाई वापस आते हैं अपने हालात पे। यकीनन धोनी की रिटायरमेंट के बाद हम ये जानना चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से। आपने देखा कि जुल्फिकार बुखारी ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं,
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जुल्फी बुखारी के जिसमें सवालात रहते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जुल्फी बुखारी ने अभी डिजिटल जो बैंकिंग के हवाले से बड़ी इनिशिएटिव ली है, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? देखें, जुल्फी बुखारी साहब की जो मैं 3-4 पॉइंट उनके आपको यहाँ बता देता हूँ जो उन्होंने किए हैं, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ये जो बात आपने की है डिजिटल पाकिस्तान का, जो उन्होंने अभी एक फॉर्मेट जो सिनेरियो पाकिस्तानियों के, ओवरसीज पाकिस्तानियों की, ये दिल की आवाज थी पाकिस्तानियों की। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने जो ओवरसीज के लिए जो अभी तक 2 साल में जो काम किए हैं, उसमें मैं आपको गिना सकता हूं उनके 2-3 बड़े जबरदस्त काम। एक तो उन्होंने जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, उनके लिए उन्होंने एक जबरदस्त स्टेप लिया और उनको वो सहूलत मुहैया की कि वो पाकिस्तान में अगर उनकी जमीन पे या प्लाट पे कोई कब्जा होगा तो गवर्नमेंट जो है अभी उसी तरह नहीं है कि बैठ के देखेगी और जो एक बदमाश टाइप का बंदा होगा वो आपकी जमीन पे काबज होकर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, उन्होंने आप ये देखें कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से बहुत सारे कैदी जो कि छोटी छोटी मिस्टेक से जेलों में थे, सही, और वो भी उन्होंने रिलीज कराया। मैं यहाँ से सऊदी अरब से मेरे यहाँ से 2200 के करीब छोटी छोटी गलतियों पे लोग अंदर थे जो जेलें काट रहे थे, उनको रिलीज करवाया। इसके अलावा यूएई से देखें, मलेशिया से देखें, ये डिफरेंट मुल्कों से जो उन्होंने काम किया है कि ये जबरदस्त काम है। उसके अलावा फर्स्ट टाइम ये कोरोना के जो क्राइसिस आए शेख भाई, उसमें ये देखें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारी जो ओवरसीज एम्बेसीज थी उनमें जो हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए इस कोरोना में लॉकडाउन की वजह से, उनको राशन मुहैया किया। मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि मैंने खुद अपने हाथों से गरीब लोगों तक टाइगर फोर्स में हिस्सा लेके उनको राशन पहुंचाया, और ये एक बड़ा जबरदस्त काम था। और अभी देखिए, मैं समझ गया। हादी, बहुत शुक्रिया हमारे 72 न्यूज़ को टाइम देने का। हादी, आपने जुल्फी बुखारी के हवाले से देखा सुना कि उन्होंने जो है ना कितना काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन साथ साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जुल्फी बुखारी ड्यूल नेशनल है। और क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक साहब ने अपने प्रोग्राम में अपने तब्दीली की और जुल्फी बुखारी ड्यूल नेशनल है, जब आप इसके उनकी ड्यूल नेशनल की जगह नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक जुल्फी बुखारी साहब की बात है, ये सरफराज भाई ने बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने क्या मिडल ईस्ट के लोगों का नहीं ख्याल किया? राशन जरूर मिलता रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि एम्बेसी से, दुबई एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी से पाकिस्तानियों को राशन मिलता रहा, लेकिन वो उनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनकी नौकरियां चली गई, उनकी सैलरीज रुक गई। तो वो मुझे आप बताएं कि क्या इस चीज पे जुल्फी बुखारी को नहीं काम करना चाहिए था कि वो खाली इंसान के नीड, जरूरत खाना तो नहीं है, उसकी रिहाइश भी है, जो कि रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मिडल ईस्ट में तो बिल्कुल ही लापरवाही की गई ओवरसीज के हवाले से। ठीक है, जुल्फी बुखारी साहब ने जहाँ अच्छे काम किए हैं वहाँ ये जरूर मैं मेंशन करूंगा कि वहाँ पे रिहायशी जो लोग थे, जो वहाँ पे लेबर अवाम थी खास तौर पर, उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम था। उन्होंने सड़कों पे दिन गुजारे कोरोना वायरस के दिनों में, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना वो मीडिया पे दिखाया गया चीजें। ठीक है, लोग इस चीज की तो जरूर विटनेस देते हैं कि जी राशन दिए गए, लेकिन राशन बनाने की जगह उनके पास नहीं थी, राशन रखने की जगह उनके पास नहीं थी। ठीक है, ये खास तौर पे मिडल ईस्ट में ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये मेंशन ही नहीं की गई। अब जुल्फी बुखारी साहब, अच्छा, ये तो एक जगह हो गई ना। देखिए, जुल्फी बुखारी एक नौजवान अल्टीमेटली एडवाइजर रहे हैं और हैं, लेकिन साथ साथ वो ड्यूल नेशनल है। मैं यहाँ आपका ओपिनियन ये देखना चाहता हूँ कि पीटीआई के पास जबकि ड्यूल नेशनल की जगह नहीं है, उन्होंने खुद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने अभी जो 2 लोग हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी उसके बावजूद जुल्फी बुखारी वहाँ मौजूद है। वहां पर पीपल्स पार्टी क्या कहती है, क्या स्टैंड है पीपल्स पार्टी का? हादी, मेरी आवाज आ रही है? सरफराज साहब, हादी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, उनकी कैबिनेट, पीटीआई की कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं जुल्फी बुखारी साहब, और मुझे नहीं समझ आती किस हैसियत से वो हैं, ड्यूल नेशनल होने के बावजूद एग्जीक्यूटिव कमेटी के वहाँ पे मेंबर है। वहाँ पे कोई भी इनके पार्लियामेंट का जो इनका एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, उसमें जुल्फी बुखारी ड्यूल नेशनल होने के बावजूद शिरकत करते हैं, और उनसे जब ये चीज सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मुझे स्पेशल इन्विटेशन पे बुलाया जाता है।
अब स्पेशल इनविटेशन पे तो जो 2 रिजाइन दे गए हैं उनको क्यों नहीं फिर वो क्यों रिजाइन देगी? यहाँ ये बड़ा सवाल है। बस यही मैं जानना चाह रहा था कि आप हमारे साथ ही वहाँ खड़े हुए हैं, एक सवाल है जो इनसे बनता है। सरफराज साहब, यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये बताएं कि अब यहाँ पर हम कैसे, मैं ये समझता हूँ कि जुल्फी बुखारी एक नौजवान एडवाइजर होके उन्होंने जो काम किए हैं, बहुत इनिशिएटिव है डिफरेंट ओवरसीज के हवाले से, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और हमें पता है कि यहाँ पर बैंकिंग के वो टीम के हवाले से बहुत सारे काम है जिसमें जो है ना वो डिले है, और मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि ये जो स्टैंड है यहाँ पर, इसको आप अपनी पार्टी को कैसे, कहां देखते हैं? एक ऐसा बड़ा मामला नहीं शुएब भाई, देखें, इसमें मैं 2 बातें बड़ी क्लियर आप अपने जहन में रख लें कि जुल्फी बहारी हो या शुएब ज़ैदी हो या सरफराज हो या हादी हो, इनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं रखे जाते कि ये सिर्फ पैसा और पाकिस्तान भेजें और यही इनकी जो है, अगर मेरे में ये एबिलिटी है, अगर शुएब साहब में ये एबिलिटी है, तो उनको ये सर्विसेज पाकिस्तान को जरूर देनी चाहिए। रही बात ये जुल्फी बहारी का जो इशू है, जुल्फी बहारी सबको पता है ड्यूल नेशनल है, लेकिन ये बताइए क्या वो जो काम कर रहे हैं वो ड्यूल नेशनल के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं? वो जितने काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए ही कर रहे हैं। उनको यहाँ से सर्विसेज देने के कोई चार्जेस नहीं मिल रहे। अगर वो कैबिनेट में बैठते हैं तो वो उस एजेंडे के तहत बैठते हैं जो कि हमारे मुहतरम प्राइम मिनिस्टर का एक एम है, एक मिशन है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएं। और मैं नहीं समझता कि ड्यूल नेशनल जो होना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज नहीं कर सकता। ड्यूल नेशनल यही हुआ है कि जो पाकिस्तान की, हमेशा पाकिस्तान के साथ यही हुआ, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे या स्किल्ड किस्म के लोग थे वो पाकिस्तान से निकल गए और पाकिस्तान में पीछे जो बच गए उन्होंने 30-40 साल में जो पाकिस्तान का अशर किया आप देख लें। अगर हमारे पास काबिल नौजवान लोग जो कि ओवरसीज हैं, बेशक वो ड्यूल नेशनल हैं, वो किसी कहीं इलेक्शन लड़के तो नहीं आ रहे, वो कहीं मेंबर पार्लियामेंट तो नहीं बने। आपकी पार्टी को इस वक्त में देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसको वहां पर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? नहीं देखें, जुल्फी बहारी के ऊपर तो आप जो कह रहे हैं ना, जो आपका पॉइंट एजेंडा जो बना रहे हैं आपके, वो ड्यूल नेशनल है, वो पाकिस्तान को सर्विस कर सकते। पॉइंट तो यही है ना। जी जी, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि ड्यूल नेशनल जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शुएब भाई आप आइए मेरे लिए सर्विसेज दीजिए, आप जो है सहाफत के एक बड़ा नाम है, आप आगे पाकिस्तान से ये प्रोग्राम जो है ना ब्रॉडकास्ट करें और सारे मीडिया को दिखाएं, तो ये सर्विसेज आप आ रहे हैं और आप वॉलंटियर आ रहे हैं। जुल्फी बहारी कहीं ऐसे फ्रेम में है कि वो कामा रख के बैठा हुआ था और वहां से 16,000 तनख्वाह ले रहा है और यहाँ से 50 लाख तनख्वाह ले रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, इनकी सैलरी तो नहीं है। जुल्फी बहारी की जो सर्विसेज है वो तो एज ए वॉलंटियर, जैसे मैं और हादी दे रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को। उनको एक यही तो बात थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि सिर्फ पाकिस्तान को चलाने के लिए 200 बंदे चाहिए, जो कि किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी पाकिस्तानी जो सर्विसेज कर रहे हैं वो आके पाकिस्तान के लिए सर्विस करें। और अभी जो जिनकी बात अभी हादी भाई कर रहे थे, 2 रिजाइन करके चले गए मोहम्मद, तो वो उनका जो उनके ऊपर इतना शोर मचा दिया गया। अब डिजिटल जो सारा कुछ हो रहा है वो सारा कुछ तो आपके सामने कौन कर रहा था? तानिया की। तो इसी तरह वो जो डिजिटल काम कर रहे थे, तानिया ऐसे वहां पर देखिए कि इतने डिजिटल लोग आके somehow टेंशन में होते हैं या सवाल उठता है, तो फिर किस पे भरोसा करें? शुएब भाई एक बात क्लियर है कि हमारी पार्टी और हमारा प्राइम मिनिस्टर हक और सच के साथ है। वो कोई भी बंदा हो, वो अगर किसी ने भी इस पाकिस्तान के साथ बददियानती का किसी भी तरीके से उसने इस पाकिस्तान को लूटमार करने का जरिया बनाया, तो वो ना मामूर रहेगा, ना वजीर रहेगा, ना पार्टी का मेंबर रहेगा। ये तो क्लियर है। ये इसी मिशन के साथ हम आईके के साथ जा रहे हैं और इसी तरह उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को जानना चाहूंगा, आदि आपने देखा सरफराज की पार्टी ने अपना स्टैंड किया, अपने उन लोगों को जिनका बड़ा नाम था सफर में,
ड्यूल नेशनल असल में इनके जाने के जो जो मीडिया ने इसने नजर आया वो ये कि देयर वाज साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये बहुत बड़ा क्रिटिसाइज किया इन्होंने, जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में बात की जाती है, वहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल कि वहां पर शर्जील को या जितने भी केस हम सब ऐसा क्यों? देखें, मैं एक चीज यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर नहीं होती कि जहांगीर तरीन जो है, ठीक है, उन्हें बाज़ाहिर पार्टी से कह दिया जी अलहदगी का दे दिया गया जी, ये पार्टी के नहीं मेंबर हैं, लेकिन जहांगीर तरीन अभी तक उनको क्यों नहीं उनका ट्रायल हुआ, उनका क्यों नहीं अपीयरेंस हुई कोर्ट में? क्या वजह है? क्यों, कौन उनके बैकग्राउंड पे कौन ऐसी मजबूत ताकतें हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं? मुझे ये एक समझ नहीं आती कि ये तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि जी हमारा पार्टी से जो भी करप्शन करेगा हमारी पीटीआई से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बाद में उसका कोई ट्रायल नहीं होता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उसका कोई जस्टिस नहीं होता। ये कैसी मतलब ये तो फिर इसमें तो ये एक तासुर जाता है कि बैकग्राउंड पे पीटीआई के वजीर आजम का हाथ है, जिनको यही वजीर आजम मानते हैं। हम तो नहीं मानते, क्योंकि उसकी वजह ये कि अभी 2 साल मुकम्मल हो गए, 2 साल में सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं अमल में आया जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिले। अच्छा, अगर अवाम की रिलीफ की बात करें यहाँ पर, तो क्या आप समझते हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन जो दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने फेस की, कोई और उसकी जगह तो इससे ज्यादा बेहतर? देखें, इसको कोविड पे भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सियासत की गई। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया कराची में कि इन्होंने राशन की तकसीम में जो फ्रॉड किया। हालांकि ऐसा क्या इशू था, ये कोविड के सिचुएशन में ये एलिगेशंस लगाए गए थे, आपको पता होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आया, उस टाइम हमारी पार्टी ने मुत्तहिद होने का पेशकश की पीटीआई को भी, मुस्लिम लीग नून को भी, एमक्यूएम को भी, लेकिन उस वक्त भी मुत्तहिद नहीं हो सके। इनफैक्ट ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हम लोग मुत्तहिद नहीं हो सके। हमने कोरोना पे भी बहुत ज्यादा सियासत की। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने कोरोना पे बहुत ज्यादा सियासत की, ऐसे ही सब? माजरत चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर मैं इसको ऐसा ले लूं जैसे आपने कहा है, और मैं आपने कोरोना पे बहुत सियासत की कि हम कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, आप कहते हैं फुल लॉकडाउन, तो देखें ये तो देखिए मैं बताता हूँ शोएब भाई, ये सबको आपको भी पता है, सरफराज भाई को भी पता होगा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में मुराद अली शाह साहब ने जो इक़दामात कराची में किए वो काबिल तहसीन थे, काबिल तारीफ थे। ये बात सारों को पता है कि जो उन्होंने लॉकडाउन किए, जो उन्होंने राशन की तकसीम को, फराहमी को आसान बनाया, वो बाकी शहरों में उस तरह से नहीं, बाकी सूबों में नहीं वैसे हो सका था। यहाँ पे लॉकडाउन जो था वो बिल्कुल ही कह लें कि एक स्कैटल किस्म का था कि जिसमें एक सेक्टर लॉकडाउन होता था, और वो उसमें बाज़ाहिर वही बात है कि जिसमें रेफरेंस लगा के लोग निकल भी रहे होते थे, आ भी रहे होते थे, दुकानें भी खुल रही थी। तो वो तो सियासत खैर पीपल्स पार्टी ने तो इस पे नहीं की कोरोना पे। ये तो आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे याद आती है शुरू में बहुत डिफरेंट ओपिनियन थे। ये बताइए मुझे हादी साहब कि अगर जहांगीर जैसा साथी पीपल्स पार्टी में होता और करप्शन किसी तरह डायरेक्ट करप्शन जो है ना इसके पॉइंट से निकलिए, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के लिए उन्होंने इस तरह से मैनिपुलेट किया कि वो नजर आ रहा है कि रेटिंग समहाउ, क्या पार्टी पास प्रूफ है ऐसी चीज है कि जो करते हैं जहांगीर को वापस लाने से पहले उसके निकलने कि जहांगीर को छोड़ के जाना उस शख्स को जिसने पूरी बिल्कुल। अगर आप पीपल्स पार्टी में अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती, मैं माजूद चाहूंगा, आवाज आपकी एक थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी आपका सवाल समझ गया हूँ। अगर पीपल्स पार्टी में जहांगीर तरीन साहब या होते और इस तरह की अगर कोई सिनेरियो बनता, तो यकीनन जो है उसका बाकायदा तौर पर प्रॉपर जो हम उस कोर्ट में जाते हैं और हम पार्टी में बिल्कुल ऐसी करप्शन, ठीक है हम मानते हैं इस चीज को कि हमसे ये गलतियां हुई कि हमने इत्तेहादी जमातों पे एतमाद किया, पीएमएलएन पे एतमाद किया, लेकिन हमें उधर से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट, हमेशा हमें उधर से नुकसान उठाना पड़ा। ये हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं, करप्शन के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। मेरा सवाल देखिए, मैं सवाल को रिफ्रेश करता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी में कोई इतना इम्पोर्टेंट आदमी करप्शन में इन्वॉल्व था,
क्या पीपल्स पार्टी ने माजी में ऐसे शख्सों को पार्टी से निकालने या उसका नाम लाने का कोई ऐसा कोई तारीख है, कुछ ऐसी जगह मिलता है? जी बिल्कुल ऐसे ये राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में थे, आपको पता है गालिबन पहले, और ये इनके निकालने की वजह भी यकीनन सरफराज भाई को पता होगी कि इन्होंने जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इनको पार्टी से बेनजीर भुट्टो साहिबा ने निकाल दिया था। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो आपको पता ही है चीजें। करप्शन पे भी निकाला, बिल्कुल करप्शन आपको पता है पीटीआई में भी। शोएब भाई करप्शन की बात तो आप पीपल्स पार्टी से करें ना करप्शन से अब कोई चीज है तो उस पर बात करें। करप्शन तो इनके मंशूर में है ना। लेकिन पीपल्स पार्टी जो सिंध में हुकूमत करती है, आप देखिए अगर वो इतनी करप्ट कर रही होती तो हर दफा आप देखें इतना स्टेट यानी उसकी हुकूमत की है, उसको कोई चीज नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये तरह का एक अवाम में मकाम नहीं? देखिए मैं एक चीज आपको ऐड करता चलूं यहाँ पे। पीपल्स पार्टी के दौर में ही जब ये मुराद अली शाह साहब आए तो इन्होंने स्ट्रीट क्राइम कम हुए, ठीक है, भत्ताखोरी कम हुई कराची में। ये तो आपको पता है कि कराची जिस हालात में था वैसा नहीं है अब, आपको पता है। और ये जो अभी रिसेंटली ये जो एक बड़ा इशू उठा हुआ है कि बारिश हुई, पानी आया, और मुझे आप ये बताएं कि बारिश क्या जनूबी पंजाब में नहीं, वहाँ हर साल बंद टूट जाते हैं, दरिया बह जाते हैं, आ जाते हैं शहरों में, गाँव में, फसलें तबाह हो जाती हैं। आज तक वो चीज कभी दिखाई नहीं गई। कराची में बारिश हुई, और ये कराची में बल्दिया का भी निजाम है और बल्दिया की भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। और सबसे पहले इस्लामाबाद वफाक से सूबाई हुकूमत को फंड्स ही नहीं रिलीज किए जाते, सूबाई हुकूमतों को कंसीडर ही नहीं किया जाता। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो चिन्ह कराची और बाकी वो मतलब मीडिया के साथ है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जनूबी पंजाब में भी तो सैलाब आते हैं, और हर साल आते हैं मानसून के मौसम में, ठीक है, और इस हद तक के आते हैं कि वहां के घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो आज तक उस पे क्यों नहीं की बात करता? वो उस्मान बुज़दार का क्या हल्का नहीं, क्या उस्मान बुज़दार उसके चीफ मिनिस्टर नहीं है? खाली मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कराची में टाइम लीजिएगा। ये बताइएगा कि अगर हम मुराद अली शाह को कंपेयर करें उस्मान बुज़दार से, तो तीन एक्सपीरियंस वज़ीर आला मुराद अली शाह बहुत ऊपर एंड आते हैं, उनके साथ बहुत सारे उनके लोग सियासत को सपोर्ट करते हैं जो उस्मान बुज़दार की नहीं थी। अब हादी का ये जो पॉइंट है, इसमें जब जनूबी पंजाब वगैरह में सैलाब आता है तो वहाँ पर ये सारी चीजें इस तरह से हाईलाइट होती है। क्यों क्या समझते हैं कि वहाँ पर आपकी वॉइस रहती है और आप रखते हैं? नहीं, पहले तो मैं हादी के दो तीन जो उन्होंने पॉइंट यहाँ पे रेज किए, मैं उनका जवाब आपको दे दूं। पहली बात, जो जनूबी पंजाब को और कराची को कंपेयर कर रहे हैं, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई। सही है, ठीक है। जनूबी पंजाब एक जो है वो पसमानदा इलाका है, और कराची दो के दुनिया का नंबर 1 एक सिटी है जिसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है कराची। जो कराची का बेड़ा गर्क किया गया है पिछले 3 एतवार से, आप देख सकते हैं। जितना जब 18वीं तरमीम हो गई शोएब भाई, उसके बाद जितना फंड आया, हेल्थ में देख लें, एजुकेशन में देख लें, और इनका रोड का स्ट्रक्चर देख लें, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन देखें कराची में, ये सारी। अब आप कंपेयर कर रहे हैं अगर उस्मान बुज़दार साहब को और मुराद अली शाह को, हाँ तो डिफरेंस बहुत है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब करप्शन के मास्टर हैं, और उस्मान बुज़दार साहब के पास वो ये एबिलिटी उनके पास नहीं है। वो ये नहीं होगा हाथी भाई, ये नहीं होगा। मुझे पूरी बात करने से पहले ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, बात करिए। अभी उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर एक, अभी वो नैब में जब गए तो उनके ऊपर एक शराब के कोटे का रेफरेंस बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कहीं करप्शन की और करप्शन की वजह से वो उनको नैब ने बुलाया। मुराद अली शाह का आप पूरा बायोडाटा निकाल लें, और ये मैंने पहले बोला करप्शन और पीपल्स पार्टी ये लाजमा मलजूम चीज है। इन टॉपिक से हट के बात किया करें, क्योंकि ये इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कभी जहांगीर इनकी जस्टिफिकेशन सुन लेना। जी हाजी भाई, आपने ये भी बोला कि 2 साल में हमने क्या किया। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं 2 साल में आपको बताऊं। आप देखेंगे मुख्तलिफ टीवी एंकर भी बता रहे हैं कि खान साहब ने जिस दयानतदारी से 2 साल में पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आया, वो आप सब देख रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है?
आप ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम लाहौर में बेहतर होता जा रहा है, फैसलाबाद तक हो गया, मुल्तान तक हो गया, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पेशावर और कराची जो कि नंबर 1 सिटी पाकिस्तान का, जिसके मतलब रोशनियों का शहर हम सुनते थे, वहां पे आप पिछले 12 साल से बैठे हैं। आपने कराची को, आप पानी की बात कर रहे हैं, बारिश ठीक है, बारिश में तो अल्लाह का अमल दखल है, उसके बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बारिश जब होता है, जो थ्योरी आपके लीडर ने दी है ना, वो बारिश वाला, बारिश जब आता है तो पानी आता है, वो नहीं चक्कर। बारिश के लिए उसके पानी आने से पहले उसके इंतजाम भी करते, आप सफाइयां कराते, आप कराची को बेहतर करते। क्या क्या कौन सी चीज किसने रोक के रखा था कि आप कराची में डेवलपमेंट का काम ना करते? किसने रोक के रखा था कि नदी नाले जो मेयर वसीम अख्तर साहब है, ये उनका भी अमल दखल होता है। ये आपको पता है, बल्दिया का काम है कि आदि वो जो मेयर साहब है वो तो रो के परेशान है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं मुझे फंड्स मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहा है। और आज की जैसे तारीख की ब्रेकिंग थ्रू न्यूज थी वो यही थी कि आप पीपल्स पार्टी, वो जो सफास कह रहे हैं वो पार्टी जो करप्ट है, और वो पार्टी जो कहती है करप्ट है वो भी साथ में, और एमक्यूएम भी साथ में आ गया कराची के लिए। ये देख लें, ये आपके सामने कल की न्यूज है कि इस चीज पे मैं क्या गुफ्तगू करूं। ये कल की है, सरफराज भाई को पता होगा। अब मेरी यहाँ गुजारिश है कि करप्शन की ये बात कर रहे हैं, करप्शन की बात ये है कि आप छोड़ दें प्लीज। आपने बेनजीर स्कीम के तहत जो 50 लाख लोगों को ऐड करवा कर रखा हुआ था, आपने देखा वो, आप इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे मुझे? जी वो तो सिंध में हुआ ना, 8 लाख अफराद आपने बेनजीर स्कीम में फेक डाले हुए थे। ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वाज़ह तौर पर बताया ना, बेनजीर स्कीम जो कि गरीबों के लिए थी, ज़कात का पैसा नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं जी जहांगीर तरीन को कंपेयर कर रहे हैं, क्या शुगर मिल सिर्फ जहांगीर तरीन की है? मुझे अभी कराची की आप बात करें, कराची को तो ये इस्लामाबाद वफाक से ऑपरेट करने का प्लानिंग हो रही है, जो कि वहाँ की अवाम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कराची की अवाम कि यहाँ से शोएब ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की कि इस्लामाबाद से उसको हम हैंडल करें कराची को। कराची एक खुद मुख्तार सूबा है और उसके बेहतरीन फैसला करने वाले पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान वहाँ हमेशा मुतनाज़ा बनाया जाता है कराची को। एमक्यूएम और तो हादी भाई करें ना, किसने रोका हुआ है? 12 साल से तो आप ही बैठे हैं ना, कौन रोक रहा था? खान साहब तो अभी 2 साल पहले आए हैं ना, किसने रोक के रखा कराची को बेहतर ना करें? क्या समझते हैं, क्या दूरी हुई थी? मतलब इतनी सीटें तो है भी नहीं होगी कराची में। माजूद चाहूंगा, आवाज आपकी जो है डिस्टर्ब कर रही है, दोबारा रिपीट कर। मैं कह रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी के पास जो सीटें हैं कराची में, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने एमक्यूएम के साथ क्या। देखिए, ये अभी एक अच्छा जो अलायंस हो गया कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके जो काम कराची की बेहतरी के लिए काम करने के लिए जो फैसला रात को हुआ है, अल्लाह करे कि वो इस पे कायम दायम रहें और इस पे पीटीआई या एमक्यूएम जो है वो हमेशा की तरह जो एक ब्रेकअप कर देती है वो ना हो। लेकिन अभी इस चीज की तरदीद कर दी है रात सईद गनी साहब ने कि अभी कमेटी कोई नहीं तश्कील दी। ठीक है, ये एक गलत रात एक तासुर जा रहा था कि कमेटी भी बन गई है, ऐसा नहीं है कि कमेटी बनी है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टियां दोनों मुत्तहिद हुई हैं कि अभी कराची की बेहतरी के लिए मजीद जो काम रहते थे वो मजीद करने के लिए अब इकट्ठी हुई हैं। तो होपफुली कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कराची की इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी उस पे कराची की इकॉनमी पे बेस्ड करती है, यह आप सबको पता है।
के इलेक्ट्रिक का मैटर है, वो भी पीपल्स पार्टी हैंडल कर लेगी। के इलेक्ट्रिक वाला इशू आप समझ रहे हैं क्या कुछ इंतजाम हो। के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बता दूं, के इलेक्ट्रिक का जो उसमें कोताही है वो जरूर उस पर नोटिस लिया है सईद गनी साहब ने भी, नासिर शाह साहब ने भी, लेकिन ये कि जो जिस तरह से दिखाया जाता है वैसा नहीं है कि कराची में 10-10 घंटे लाइटें नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। बिल्कुल लोड शेडिंग है, लेकिन ना होने के बराबर है। लोड शेडिंग की भी अगर बात कीजिए, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि लोड शेडिंग का जो अभी पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून के जो मियां नवाज शरीफ थे, उनको क्रेडिट जरूर दूंगा मैं इस चीज का कि उन्होंने पावर प्लांट, पावर हाउस लगाए। और उससे पहले जो एक मंसूबा चल रहा था गैस पाइपलाइन का ईरान के साथ जरदारी साहब का, वो भी। और अब आप सूरत हाल देख लें, अब मौजूदा हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल किए, प्राइस हाई कर दी है, बिजली अभी भी लोड शेडिंग होनी शुरू होगी। इवन जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बिजली के बिल जो है वो आपको पता है कि किस हद तक इंक्रीज कर दिए गए। लेकिन और अब पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, पेट्रोल की कीमतें मुझे आप बताएं कि ये रातों रात घुटने टेक दिए पेट्रोल माफिया के आगे इमरान खान ने। उसने 50 रुपए लीटर आगे कितना कहां से कहां पेट्रोल लेके चले गए खान साहब। ये चीजें देखें ना, ये चीजें आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाला मैटर है, ये बहुत सीरियस है और यकीनन हर दिन है, हर रोज है। और वो कॉल उनके कह रहे हैं कि कभी भी लाइट जाते हैं तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिक पार्क में बैठ के आपके पता है कि कभी वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन भी आ रही है, कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पार्क आ रही है। तो आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक को कैसे सीखें? देखें शुएब भाई, एक तो आपकी आवाज कोई सही क्लियर नहीं आ रही। मैं जो आदि भाई ने जो क्वेश्चन रेज किए हैं और जो आंसर उन्होंने दिए, मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। आपको बता दें, ये कह रहे हैं कि बिजली के कारखाने नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं, तो ये आप जहन में रखें, माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे एजुकेट बैठे हुए हैं कि बिजली के कारखाने 1 या 2 साल में नहीं लगते। ये इसके लिए 2, 4, 5, 6, 7, 8 साल लगते हैं, तभी ये आप जनरेट कर सकें। जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए थे वो कंप्लीट किए, लेकिन आपको पता है उसमें गेम क्या खेली गई? गेम ये खेली गई कि जो बिजली के कारखाने प्राइवेट लगाए गए, उनमें ये कहा गया कि आपकी बिजली हमें मिले या ना मिले, 24 घंटे का बिल आपको जरूर मिलेगा। 10 घंटे आपको बिजली सप्लाई करते थे, बिल चार्ज होता था 24 का ही, जिसमें सब्सिडी दी जाती थी। आपको पता है कितने लाइसेंस इसमें जा रहे थे और महंगी तरीन बिजली बनाई गई। अभी ये हादी भाई को मैं बता दूं कि ये हमारे ये एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर का ये काम है कि उन्होंने दोबारा से जो बिजली जनरेट करने वाले और हवा से जनरेट करने वाले जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने जो मालकान थे, उनसे बैठ के बात की है। आपने सारा कुछ पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, दोबारा से उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए गए हैं, रिव्यू करने के बाद रिन्यू किए गए हैं दोबारा से। और आपको पता है वो बिजली जो 25 रुपए पर यूनिट मिल रही थी, अब आपको कितने में मिल रही है? 12 रुपए, 6 रुपए। ये सारी चीजें किसने की हैं? बिजली अगर उन्होंने पैदा की थी तो बिजली आसमान पे भी वही लेके गए थे। तो बिजली पैदा करने के कारखाने लगाने के लिए अब इनके दो जो रेंटल मंसूबा लगाया था राजा परवेज अशरफ साहब ने, जिनपे उनको अदालत ने कह दिया राजा रेंटल बाइज्जत बरी भी कर दिया अदालत ने। वही बात है, मैं वही तो कह रहा। तो वो कौन लेके गया था जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब उनको अदालत में लेके गए उसी है। लेकिन बिजली के जो काम अभी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्राइसिस क्या यहाँ पे आ रहे हैं शुएब भाई, आप समझने वाली जरा थोड़ी सी बात है, मैं आपको बता दूं। पहले ये हो रहा था कि बिजली के जो कारखाने वाले थे मालकान, वो क्या कर रहे थे कि आपको 10 घंटे बिजली दें या 12 घंटे दें या 6 घंटे, उन्होंने चार्जेस आपको 24 आवर के करने थे, जिसमें क्या होता था हुकूमत नुकसान में जा रही थी। अभी हुकूमत ने क्या किया, वो सारे प्रोसीजर्स को SOP को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद वो इस स्टेज पे आए हैं, उन्होंने देखा कि ये कैसे हो सकता है कि बिजली आप हमें देते हो 8 घंटे और पैसे लेते हो हुकूमत से 24 घंटे के, या तो 24 घंटे बिजली दो ना। अब ये हुआ है, वो जो 25 रुपए पर यूनिट वाली बिजली थी आपके सामने 14 रुपए पे आ गई, क्योंकि और इस तरह ये बेहतरी होगी। अभी ये होगा कि 14 घंटे की अगर बिजली दी है तो 14 घंटे के पैसे मिलेंगे। इससे आपको पता है 500 अरब का फायदा हुआ, हुकूमत की बचत हुई है 500 अरब। इसके अलावा वो जो केस अभी अदालत में जीता जो खान साहब गए थे उसको लेके, आपने उसमें देखे प्राइम मिनिस्टर साहब जब जीते 104 अरब रुपया वापस करना है।
इन प्राइवेट कंपनियों ने 104 अरब रुपया वापस करना है गवर्नमेंट को, जो कर रहे हैं। ये रातों रात लॉटरी निकली है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। और ये सारा कुछ किन्होंने किया था? माशाल्लाह इन दोनों द्वार में हुआ। यही बैठे हुए थे 40 साल से, तो इनको ही देख रहे हैं ना। सही 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 अभी जी 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 बस मैं कह रहा था सरफराज भाई के मैं समझता हूँ कि हमने जो इश्यूज रिजॉल्व करने डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए। क्योंकि आवाज थोड़ी सी तंग कर रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम प्रोग्राम को खत्म करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो जितने भी टॉपिक किए हमारे दोनों मेहमानों ने अपनी जगह पर अपना बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह किया। यही खूबसूरती होती है जमहूरी निज़ाम की, जहाँ पर आप इख्तिलाफ के बावजूद अपनी चीज़ों को वाज़ा करते हैं। और जमहूरियत का दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि वो कहते हैं कि यही रास्ते आगे चलते हैं। सबसे बड़ी मिसाल कराची का कल की ब्रेक हुई है, जिसमें और हम आगे भी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अल्लाह फिर इस तरह के किसी मेहमान के साथ, खास मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होने का बहुत शुक्रिया। हाजी हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया के साथ बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।